नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक में वोट चोरी के आरोप को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी का प्रहार। अपने ही उम्मीदवार की जीत पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता को दी ठीक से होमवर्क करने की सलाह। कहा, चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगाना अनुचित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जेएनजी वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी हमलावर। नेता प्रतिपक्ष पर लगाया देश विरोधी नैरेटिव गढ़ने का आरोप। कहा, युवा पीढ़ी वंशवादी राजनीति के खिलाफ मजबूती से खड़ी। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई कृषि मशीनरी से जुड़े संगठनों की बैठक। कहा, सुधारों से मिलेगा किसानों को यहां पर ठोस लाभ, बढ़ेगा उत्पादन। 22 तारीख से ट्रैक्टर पर 23 से 63 हजार तक की राहत। पीएम के नेतृत्व में देश ने वो कर दिखाया जो लगता था असंभव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लेख के जरिए की पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा। कहा, आज देश में रेहड़ी पटरी वाले भी कर रहे हैं यूपीआई का इस्तेमाल। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस की मेजबानी के लिए गोवा तैयार। जन और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद वर्ष की थीम। आयुर्वेद को स्वास्थ्य सेवा समाधान के रूप में दुनिया तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई कृषि मशीनरी से जुड़े संगठनों की बैठक। कहा, सुधारों से मिलेगा किसानों को यहां पर ठोस लाभ, बढ़ेगा उत्पादन। 22 तारीख से ट्रैक्टर पर 23 से 63 हजार तक की राहत। पीएम के नेतृत्व में देश ने वो कर दिखाया जो लगता था असंभव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लेख के जरिए की पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा। कहा, आज देश में रेहड़ी पटरी वाले भी कर रहे हैं यूपीआई का इस्तेमाल। तेईस सितंबर को आयुर्वेद दिवस की मेजबानी के लिए गोवा तैयार। जन और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद वर्ष की थीम। आयुर्वेद को स्वास्थ्य सेवा समाधान के रूप में दुनिया तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता। और आइए शुरुआत करते हैं और आइए अब मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीएसटी सुधारों की। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12% फीसदी से घटाकर 5% कर दिया है, जिससे ये उपकरण सस्ते हुए हैं और खेती की लागत में और कमी आएगी। जीएसटी का लाभ किसानों को सीधा मिले, इसके लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि उपकरण बनाने वाले निर्माताओं के साथ बैठक की। देश भर में किसान छोटे और सीमांत हों या बड़े काश्तकार, मोदी सरकार उनकी आमदनी और उत्पादन को बढ़ाने, लागत कम करने के लिए लगातार कई बड़े फैसले ले रही है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास की नई दिशा में ट्रैक्टर सहित इससे जुड़े सभी उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम किया है। कृषि यंत्रों पर भी जीएसटी की दरें जो पहले 18 और 12% थी, अब घटा के 5% कर दी गई है। और ये घटी हुई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। इसका लाभ सीधा किसान को मिलेगा। हमारा संकल्प है किसान की आमदनी बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाने के लिए भी मशीनें जरूरी है। ट्रैक्टर हो,
हार्वेस्टर हो, थ्रेसर हो, पावर टिलर हो, छोटी मशीनें हो, ये जरूरी है। लेकिन ये घटी हुई जीएसटी की दरों का लाभ सीधे किसान तक पहुंचे। 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर्स पर जीएसटी 28 से घटाकर 5% किया गया है। टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और कल पुर्जे पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई और कटाई मशीनरी पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% कर किसानों को बड़ी राहत दी है। इससे किसानों की खरीद लागत कम होगी और सुविधा ज्यादा बढ़ेगी। 15 एचपी से अधिक शक्ति के डीजल इंजन और थ्रेसर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% हुआ है। सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों पर भी जीएसटी 12 से घटाकर 5% किया गया है। इससे सिंचाई लागत में कमी और किसानों को सीधी मदद मिलेगी। जीएसटी में रिफॉर्म हुए हैं, रेट कम हुए हैं, वो सीधा सीधा फायदा किसान को पहुंचे। उसका मतलब ये है कि किसान की जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो। ये जो सरकार है वो पूरी तरह किसान हितैषी है और हम भी चाहते हैं कि किसान इसका पूरा फायदा ले। जब जीएसटी कम हो गया तो हर एक एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की कीमत कट जाएगी और उसका सीधा सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। सराहनीय कदम है सरकार का कि जो जीएसटी कम किया है, दरें कम की हैं, एक टीम की तरह मिलकर के काम करेंगे और किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने में उनका पूरा सहयोग देंगे। मोदी सरकार का मकसद कृषि और किसानों को शुरू से ही तकनीक से जोड़ने और खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने पर रहा है और इन पर जीएसटी दरों में भारी कमी कर किसानों को बड़ी राहत दी है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो जीएसटी सुधारों के जरिए एक बड़ी राहत सीधे तौर पर मिल रही है किसानों को, इसके साथ साथ आम जनता को भी। आपको बता दें, भारत सरकार ने जिस तरीके से जीएसटी दरें घटाई हैं और उसके तहत दुपहिया वाहन हो, कारें हों, ट्रैक्टर, बसें, कमर्शियल व्हीकल्स और ऑटो पार्ट्स जो हैं वो सस्ते हो गए हैं। जीएसटी में हालिया सुधार में ऑटोमोबाइल सेक्टर, खासकर छोटी कारों के सेगमेंट को बढ़ावा मिलेगा। चार्टेड अकाउंटेंट सुरेश का मानना है कि जीएसटी सुधारों के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। For automobile industry, it's going to be a very big game changer because the 28% rate has moved to 18% for the small cars, which is going to reduce the tax rates significantly, and already all car manufacturers announced they're going to pass on. This will have a big impact on the car sales in India and the automobile sector. So even big cars also are going to get a benefit because of the rate rationalization, abolition of cess. I'm sure automobile sector will definitely look for the next 2 years as their greatest ever years. तो एक अगर देखा जाए तो बड़ा लाभ जाहिर तौर पर आम लोगों को मिलेगा, लेकिन अगर सेक्टर की हम बात करते हैं, ऑटो सेक्टर, किस तरह का असर यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, इस पर जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा फिलहाल जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से जीएसटी दरों में कटौती की गई है और खासतौर से जब हम ऑटो सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा जाए तो हर सेगमेंट में हमने देखा है कि जो उसका असर है वो नज़र आएगा। फिर चाहे हम मोटरसाइकिल की बात करें, कार की बात की जाए, कमर्शियल व्हीकल की बात करें, कितना ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ेगा ऑटो सेक्टर पर, और सबसे पहले अगर आम जनता को क्या लाभ इससे मिलने जा रहा है? देखिए यार, जैसा कि आपने कहा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेक्टर एक वक्त था, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने की बात करें तो उसमें थोड़ी सी मंदी के जो सुर है वो सुनाई देने पड़ने लगे थे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड इकॉनमी में जिस तरह से स्लम्प था, जहाँ डोमेस्टिक जो डिमांड है वो बाहर से नहीं आ रही थी, और उसका असर भारत में भी दिखाई दे रहा था। 3 महीने का अगर आप आंकड़े देखें तो बिक्री के आंकड़े बिल्कुल नेगेटिव्स आ रहे थे। लेकिन अब ये जो जीएसटी बूस्ट मिला है, जीएसटी का एक जो बड़ा पैकेज कहें इस पूरे ऑटो सेक्टर को मिला है, अक्रॉस द सेक्टर जो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो कट किया गया है जीएसटी का, उसने एक तरह से नई जान फूंक दी है। तो करीब आप समझे तो हम 2 करोड़ 45 लाख गाड़ियाँ बेचते हैं, जिसमें कि सारे दुपहिया, त्रिपहिया और चार पहिया वाहन शामिल हैं। उसमें 75% हिस्सेदारी जो है वो है दुपहिया वाहनों की, और यही मास को प्रभावित करता है। चाहे शहरों में आप अर्बन मोबिलिटी को देख लें या फिर गाँव में, सबसे ज़्यादा लोग दुपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, और वहीं पर सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता हुआ इस त्योहारी सीजन में नज़र आ रहा है। जो दुपहिया वाहन से थोड़ा सा एस्पिरेशनल वो नज़र आएगा। फिर चाहे हम मोटरसाइकिल की बात करें, कार की बात की जाए, कमर्शियल व्हीकल की बात करें, कितना ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ेगा ऑटो सेक्टर पर, और सबसे पहले अगर आम जनता को क्या लाभ इससे मिलने जा रहा है?
देखिए जैसा कि आपने कहा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेक्टर एक वक्त था, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने की बात करें तो उसमें थोड़ी सी मंदी के जो सुर है वो सुनाई देने पड़ने लगे थे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड इकॉनमी में जिस तरह से स्लम्प था, जहाँ डोमेस्टिक जो डिमांड है वो बाहर से नहीं आ रही थी, और उसका असर भारत में भी दिखाई दे रहा था। 3 महीने का अगर आप आंकड़े देखेंगे, बिक्री के आंकड़े बिल्कुल नेगेटिव्स आ रहे थे। लेकिन अब ये जो जीएसटी बूस्ट मिला है, जीएसटी का एक जो बड़ा पैकेज कहें इस पूरे ऑटो सेक्टर को मिला है, अक्रॉस द सेक्टर जो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो कट किया गया है जीएसटी का, उसने एक तरह से नई जान फूंक दी है। तो करीब आप समझे तो हम 2 करोड़ 45 लाख गाड़ियाँ बेचते हैं, जिसमें कि सारे दुपहिया, त्रिपहिया और चार पहिया वाहन शामिल हैं। उसमें 75% हिस्सेदारी जो है वो है दुपहिया वाहनों की, और यही मास को प्रभावित करता है। चाहे शहरों में आप अर्बन मोबिलिटी को देख लें या फिर गाँव में, सबसे ज़्यादा लोग दुपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, और वहीं पर सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता हुआ उसकी शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में क्या माना जाए, ना सिर्फ जो आम आदमी है परचेसिंग पावर उसकी बढ़ती हुई नजर आएगी, और उसके साथ साथ जो उसकी बचत है उसमें किस तरह का असर जो है वो देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए ये पूरा इसको हम एक लॉन्ग टर्म के जो पूरे इकोसिस्टम में बदलाव आया है उससे जोड़ के देखा जाना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म में तो चलिए, आप त्योहारी सीजन में ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, ज़्यादा जो सस्ती कारें होंगी तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो कुछ शोरूम जो कि 40 से 50 गाड़ियों की बिक्री का उम्मीद जता रहे थे, अब वो 100 से 150 गाड़ियाँ जो हैं वो उनको ऐसा ऑर्डर मिल रहा है, मतलब उनका ऑर्डर जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये तो है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप देखिए तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपोर्ट जो कि 19% का जो बढ़त देखी है, उसमें और ज़्यादा बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि असेंबली जब यहाँ पर होगी, करीब 3.5 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, तो एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब मांग बढ़ेगी तो इसमें रोज़गार के और अवसर बढ़ेंगे। जो मोबिलिटी का पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसमें पहले से ही 5% पर का जीएसटी लगा हुआ है, तो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है उससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा, और ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो आने वाले दिनों में 5 से 7% बढ़ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। जी, और कहीं ना कहीं अजय, अगर देखा जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर के जरिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको एक रफ्तार मिलती हुई नज़र आती है, और जब हम बात करते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखा जाता है भारत को, तो ये जो रफ्तार बढ़ेगी, क्या माना जाए जो अगली तिमाही होगी उसमें किस तरीके से जो असर है वो नज़र आएगा? मुझे लगता है जो बिजी सीजन है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और ट्रैक्टर में हम पहले ही नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं पूरी दुनिया में। अगर आप देखें तो ट्रक्स एंड बसेस की मैन्युफैक्चरिंग में हम शायद नंबर 2 पे हैं, ट्रक्स के मामले में हम नंबर 3 पे हैं। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल में हम चौथे नंबर पे स्थान पर आते हैं। हमने जर्मनी और जापान जैसे बड़ी इकॉनमीज़ को भी इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल सेल्स पीछे छोड़ा है। आगे जाते हुए मुझे लगता है जो बिजी सीजन है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेगमेंट आएगा, उसमें इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, और जनरली ऐसा माना जाता है कि जो त्योहारों का सीज़न होता है वो बहुत अच्छा होता है, और बिक्री के लिहाज से, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से काफ़ी शानदार रहता है। तो हो सकता है उसका असर आपको जीडीपी के आंकड़ों में भी दिखाई दे, जो कि आपको सेकंड क्वार्टर में 7.8% दिखाई दिया है। तो जीएसटी का असर भी ऐसा लोग मान रहे हैं कि करीब आपको 0.25% तक की बढ़त जीडीपी के आंकड़ों पर भी दिखाई दे सकती है, और जीएसटी रिफॉर्म लंबी अवधि के लिए एक बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अजय, और ख़ास तौर से जीएसटी जो सुधार हैं इनको कहीं ना कहीं एक दूसरे रूप में भी देखा जा रहा है कि जो आम आदमी के दिनों में 5 से 7% बढ़ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। जी, और कहीं ना कहीं अजय, अगर देखा जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर के जरिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको एक रफ्तार मिलती हुई नज़र आती है, और जब हम बात करते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखा जाता है भारत को, तो ये जो रफ्तार बढ़ेगी, क्या माना जाए जो अगली तिमाही होगी उसमें किस तरीके से जो असर है वो नज़र आएगा? मुझे लगता है जो बिजी सीजन है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और ट्रैक्टर में हम पहले ही नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं पूरी दुनिया में। अगर आप देखें तो ट्रक्स एंड बसेस की मैन्युफैक्चरिंग में हम शायद नंबर 2 पे हैं, ट्रक्स के मामले में हम नंबर 3 पे हैं। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल में हम चौथे नंबर पे स्थान पर आते हैं। हमने जर्मनी और जापान जैसे बड़ी इकॉनमीज़ को भी इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल सेल्स पीछे छोड़ा है। आगे जाते हुए मुझे लगता है जो बिजी सीजन है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेगमेंट आएगा, उसमें इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, और जनरली ऐसा माना जाता है कि जो त्योहारों का सीज़न होता है वो बहुत अच्छा होता है, और बिक्री के लिहाज
लिहाज से, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से काफ़ी शानदार रहता है। तो हो सकता है उसका असर आपको जीडीपी के आंकड़ों में भी दिखाई दे, जो कि आपको सेकंड क्वार्टर में 7.8% दिखाई दिया है। तो जीएसटी का असर भी ऐसा लोग मान रहे हैं कि करीब करीब आपको 0.25% तक की बढ़त जीडीपी के आंकड़ों पर भी दिखाई दे सकती है। और जीएसटी रिफॉर्म लंबी अवधि के लिए एक बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अजय, और खास तौर से जीएसटी जो सुधार हैं इनको कहीं ना कहीं एक जीएसटी है वो 28% से नीचे आकर के 18% पर है। इसी तरह से जो 3-व्हीलर सेगमेंट है, जिसमें बहुत सारे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको फ़ायदा होने की उम्मीद है। आगे चल के आप देखिए कि जो थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम में भी उसमें कमी की गई है। तो एक तरह से पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये कुछ सेक्टर्स होते हैं जो ड्राइव करते हैं इकॉनमी को। और ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जिसमें जैसा हमने बताया कि 3.5 करोड़ लोग अभी भी एम्प्लॉयड हैं, और इसमें एम्प्लॉयमेंट की संभावना है अलग अलग क्षेत्रों में। तो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि फाइनेंस सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, एनबीएफसी के जरिए जो लोग कर्ज लेकर के ईएमआई के ऊपर भी लेते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर पर भी इसका अच्छा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, उससे जुड़ा हुआ बैंकिंग सेक्टर हुआ, एनबीएफसी सेक्टर हुआ, एमएसएमई एंसेलरी सेक्टर हुआ, ऑटो एंसेलरीज और जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है इस एक जीएसटी रिफॉर्म से पॉजिटिवली इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, यानी बड़े पैमाने पर इसका एक असर जो है वो देखने को हमें मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब मीडिया प्राइम में हम जो और खबरें उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल आप रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। दिल्ली का सफर हुआ और भी तेज और भी आसान। आज दिल्ली मेट्रो है 289 स्टेशन और 395 किलोमीटर का व्यापक नेटवर्क। 2014 से 2022 तक 27,138 करोड़ रुपए का योगदान। फेज 4 के लिए 52,000 करोड़ का निवेश। जनकपुरी कृष्णा पार्क का नया सेक्शन। ट्रैवलिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। भारत का जीएसटी अब और भी आसान। 4 स्लैब घटकर रह गए सिर्फ 2, 18% और 5%। रोजमर्रा का सामान सस्ता, पढ़ाई और हेल्थ पर जीएसटी फ्री, कार बाइक पर हजारों की बचत, मिडिल क्लास की सालाना बचत 40,000 रुपए तक। नेक्स्ट जेन जीएसटी के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मीडिया प्राइम में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के बयान पर कहा कि यह देश की लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। कर्नाटक में वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रहार करते हुए यहां कहा कि अपने ही उम्मीदवार की जीत पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता होमवर्क नहीं करते। भाजपा नेता ने कहा कि इस तरह निराधार चुनाव आयोग पर आरोप लगाना अनुचित है। मित्रों, राहुल गांधी को हो क्या गया है? कितना झूठ बोलेंगे, कितना तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर रखेंगे। जो ज्ञानेश कुमार आज से कुछ महीना पहले बने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको 23 के चुनाव से आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी फोटो दिखा रहे हैं। आलंद विधानसभा की बात उन्होंने कही। होमवर्क नहीं करते हैं ना। बीजेपी वहां 18 तक जीती थी, बीजेपी 23 में हार गई। जीता कौन? कांग्रेस पार्टी। और इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के जेएनजी वाले पोस्ट को लेकर भी जमकर प्रहार किया। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी लगातार अपने पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? एक जेएनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं?
ये बहुत गंभीर सवाल है और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेएनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। का एक बार फिर स्वागत मीडिया प्राइम में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के बयान पर कहा कि यह देश की लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। कर्नाटक में वोट चोरी के आरोप को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रहार करते हुए यहां कहा। रविशंकर प्रसाद ने वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर दिए बयान की निंदा की। राहुल ने कहा था कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन ज़ी संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इस पर रिजिजू ने कहा है कि देश मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी को बार बार जनता नकार रही है, लेकिन वो सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस तरह से वो देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी सफल नहीं होगी। देश मोदी जी का साथ में है, देश का युवा मोदी जी के साथ में है, देश का गरीब, देश का किसान, देश का हर एक लोग मोदी जी को देश का नेता मानते हैं। राहुल गांधी और कोई भी हो, चुनाव बार बार हारने के बाद अपना कमजोरी को छुपा करके सिस्टम को ही अगर गाली देंगे, कोई मानेगा नहीं। देश आज अलग बदल चुके हैं, देश का मिजाज बदल चुके हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। जनरेशन जेड यानी जेंजी वाले एक्स वाले पोस्ट पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष पर देश विरोधी नैरेटिव गढ़ने के लगातार वो लगे हुए हैं। भाजपा नेता ने कहा कि युवा पीढ़ी वंशवादी राजनीति के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ उससे खुद को जोड़ना चाहते हैं। दोनों जगहों पर जनरेशन जेड भाईवाद और परिवारवाद के खिलाफ था। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उसके सहयोगी भी वंशवादी पार्टियां हैं। राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ कि राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। दोनों जगह पर जेएनजी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो जेएनजी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी को बार बार जनता नकार रही है, लेकिन वो सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस तरह से वो देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी सफल नहीं होगी। देश मोदी जी का साथ में है, देश का नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं, वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो हैं प्रेस वार्ता के बाद, पहले हमने देखा था, पहले जब पेरी थी तब भी फजीहत हुई थी और अब भी कहीं ना कहीं वैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हमारे संवाददाता मधुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश, अगर देखा जाए जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि जो स्थिति यहाँ पर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं, अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं और चुनाव आयोग जैसी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं लगातार उनके खिलाफ इस तरह के निराधार आरोप जो है राहुल लगाते आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो नारा देते हुए बिहार में यात्रा शुरू की थी, वो यात्रा 1300 किलोमीटर की थी और जब ये यात्रा शुरू हुई थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी बड़ा उत्साह था कि उनके इतने बड़े लीडर बिहार में आ रहे हैं, बड़ी यात्रा का आयोजन होगा जी। कांग्रेस की को यहाँ बढ़त मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से यात्रा की शुरुआत हुई और वो लगातार वोट चोरी के एविडेंस देते गए और चुनाव आयोग ने उसका फैक्ट चेक करके उसको गलत साबित कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटा और वो लगातार जो इस तरीके का जो एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको चुनाव आयोग गलत साबित कर रही है, तो इसका कहीं ना कहीं असर बिहार में भी देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी एक प्रेस्टिजियस पद पर है, एक सांसद है, नेता प्रतिपक्ष है,
और देश की संवैधानिक संस्था को लेकर के जिस तरह का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र का जो पहला स्टेप है वो जनता है, दूसरा स्टेप जनता का चुनाव है, और जो चुनाव कराने वाली संस्था है उसी पे एक बड़ा झूठा एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार जब वो एलिगेशन लगा रहे हैं फैक्ट चेक में वो गलत साबित हो रहा है। जी बिल्कुल मधुरेश, और कहीं ना कहीं जब जैसे ही चुनावों की सुगबुगाहट नजर आती है, ऐसे ही इस तरह के जो नैरेटिव हैं वो गढ़ने शुरू हो जाते हैं, और उसी का असर हम देखते हैं कि हर बार मुक्की खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी इसी तरह की जो कहानी है वो बयां करते हैं। देखिए, रविशंकर प्रसाद भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह रहे थे कि जो राहुल गांधी के ट्यूटर हैं, जो राहुल गांधी के मेंटर्स हैं, उनको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हर बार जनता उनको नकार रही है ऐसे ही नैरेटिव्स के कारण, हर बार उनका नुकसान हो रहा है ऐसे ही नैरेटिव्स के कारण, लेकिन लगातार फिर भी राहुल गांधी जो है वो अपने नैरेटिव चेंज नहीं कर रहे। देश और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जो वो अपने लगातार बयानबाजी कर रहे हैं उससे वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी एक बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जेनजी का जिक्र उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश के लिए खतरे वाली बात है, और वो कहीं ना कहीं जो युवा है उनको प्रोवोक करने वाली भी बात है। जी मधुरेश, और खासतौर से जेनजी का जैसे आपने भी जिक्र यहाँ पर किया, क्योंकि निशिकांत दुबे का तो ये कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना सिर्फ आप देश में कहीं ना कहीं हिंसा फैलाना चाहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए जो उदाहरण उन्होंने दिए, खासतौर से हम बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात की जाए, तो वहाँ जाहिर तौर पर जिस तरह का भ्रष्टाचार था और परिवारवाद, दो उदाहरण जो सामने आते हैं, कांग्रेस हमेशा से इस तरह के आरोपों से घिरी रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों ही देश जिसका जिक्र अभी निशिकांत दुबे कर रहे थे, वहां पे भ्रष्टाचार के साथ में परिवारवाद भी हावी रहा था, और अब वर्तमान सरकार में अगर बात की जाए तो पिछले 10 सालों में वर्तमान सरकार के ऊपर में कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इसके साथ ही परिवारवाद भी कहीं पे दिख नहीं रहा है। जबकि कांग्रेस की सरकार की बात करें तो लगातार एक जो परिवार है उसका वर्चस्व कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के ऊपर में लगातार देखने को मिलता है, और भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगातार पिछली सरकार पे लगे थे। तो अगर रिवॉल्यूशन की बात आती है, अगर सत्ता परिवर्तन जो कि भ्रष्टाचार और जो परिवारवाद है उसके खिलाफ अगर किया जाता है तो ये तो सीधे सीधे कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने वाला होगा। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो अपने पैर पे ही एक बार फिर से कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करते हैं। जी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मधुरेश, अगर देखा जाए रविशंकर प्रसाद का ये कहना कि राहुल गांधी कब परिपक्व होंगे, अगर सीधे तौर पर देखते हैं तो। हाँ, निश्चित रूप से रविशंकर प्रसाद ने एक मजाकिया लहजे में कहा कि जनरली जो 55 साल की उम्र में लोगों के बच्चे परिपक्व होते हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक परिपक्व नहीं हो सके हैं। तो ये राहुल गांधी को भी सोचने की जरूरत है, कांग्रेस को भी सोचने की जरूरत है निश्चित रूप से। तो ये उन्होंने एक मजाकिया लहजे में एक बड़ा सवाल भी उठाया है। जी, जाहिर तौर पर, और खासतौर से इस तरह के जो आरोप वो लगाते आए हैं, लेकिन उसके बाद अगर जब हम देखते हैं कहीं ना कहीं, जैसा हमने देखा था कि रिजिजू ने भी कहा कि जो देश है वो मोदी के साथ है, और क्योंकि यहाँ पर जो बात होती है वो विकास की बात होती है, तमाम जो मुद्दे हैं उनके समाधान की बात होती है। इसी वजह से तमाम जो हर आयु वर्ग में हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह का उत्साह नजर आता है। अगर बिहार की बात करें तो अभी 2-4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आए थे, और वहां पे लोगों का उत्साह देखने के लिए मिला था, और वो इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर आए थे, मैं खुद भी वहां पे मौजूद था, बड़ी संख्या में लोग आए थे, और वो जो भीड़ थी वो जिस तरीके से अभिनंदन कर रही थी, वो बता रही थी कि सरकार के काम को लेकर के जनता में कितना संतुष्ट है जनता, इस चीज को लेकर के वहां पे लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा था। प्रधानमंत्री से लोग संतुष्ट दिख रहे थे, और अगर पिछले कुछ सालों में सिर्फ बिहार की बात करें तो बड़ी संख्या में लोगों को प्रधानमंत्री की योजना के तहत आवास मिला है, जन आरोग्य के तहत आयुष्मान भारत के तहत फ्री इलाज हो रहा है, औषधि केंद्र पे दवाएं सस्ती मिल रही है। तो निश्चित रूप से सरकार के जो काम है उसका फायदा तो लोगों को मिल ही रहा है। तो अब इस तरीके से सरकार के विरुद्ध या किसी संवैधानिक संस्थान के विरुद्ध विपक्ष का नैरेटिव गढ़ना महज एक आने वाले चुनाव को लेकर के एक पॉलिटिकल स्टंट ही लगता है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से कहा भी जा रहा है कि आपका जो होमवर्क है वो सही नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से राहुल गांधी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ फिलहाल मीडिया प्राइम में हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव को लेकर क्या ताज़ा स्थिति बनी हुई है, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।
यार उम्र के साथ मेडिकल बिल्स भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूरी है, पर भाई प्रीमियम बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब नहीं, सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी फ्री कर दिया है। वाह, मतलब मेरी अगले प्रीमियम पे 5,000 से ज्यादा की जीएसटी बचत। एंजॉय टैक्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर। आपको बता दें, इसके लिए जो मतगणना है वो फिलहाल चल रही है। एबीवीपी के आर्यन मान NSUI की जोसलीन नंदा चौधरी से आगे चल रहे हैं। एबीवीपी उम्मीदवारों की बात करें तो मतगणना के छठे राउंड में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 1435 वोट मिले हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 913, जबकि सचिव को 1071 और संयुक्त सचिव को 1055 वोट मिले हैं। वहीं NSUI के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 860 वोट, उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 1663 वोट, सचिव को 914 वोट और संयुक्त सचिव को अभी तक 983 वोट मिले हैं। तो मतगणना जारी है और जल्द ही जो परिणाम है वो सामने होगा। और ताज़ा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता मुकेश फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, जिस तरीके से अभी तक जो हम कह सकते हैं नतीजे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एबीवीपी की अगर बात की जाए, बढ़त यहाँ पर नजर आती हुई जो आर्यन मान है। बिल्कुल, आर्यन मान 10,000 वोटों से ज्यादा की जो है उनकी बढ़त हो चुकी है। 14 राउंड से ज्यादा की इस समय काउंटिंग कंप्लीट हो गई है और साथ ही साथ 3 सीटों पर अभी तक एबीवीपी का दबदबा है। इस समय आप देखिए, मैं काउंटिंग सेंटर के बाहर हूं, नॉर्थ कैंपस में, और ये तमाम जो यहाँ पर एबीवीपी के समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं और अपने अपने कैंडिडेट्स का ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ एबीवीपी के पिछले बार के भी लोग थे, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप लास्ट टाइम भी थे इसमें एबीवीपी के लिए, जिस तरह से अभी लीड बनी है, कैसे देखते हैं? ये दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर स्नेह है, जो आज इतने बड़े मार्जिन के साथ हम सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक फाइनल रिजल्ट आएगा दिल्ली विश्वविद्यालय में सभी सीटों पर एबीवीपी जीतेगी। जिस तरह से कल उन्होंने बोला कि एक बार फिर से बैलेट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के आरोप लगाया, कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जब भी देश में कहीं हार रहे होते हैं तो ये उसका दोष ईवीएम पे मढ़ देते हैं। तो अपनी उसी पुरानी टूल किट को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इन्होंने चलाने का काम किया। जब इन्हें दिखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में NSUI हार रही है, तो इस प्रकार के बौखलाहट में नरगोल आरोप और अपनी हार का ठीकरा इन्होंने ईवीएम पे फोड़ने का काम किया है। बिल्कुल, तो देखिए मुकुल, जिस तरह से माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई, यानी जो बढ़त है वो अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ा रही है एबीवीपी का। और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो भी यहाँ पर अलर्ट कर दी गई, यानी एडिशनल फोर्सेज भी भेज दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा है किसी भी तरह का बैंड बाजा नहीं बजेगा, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, लेकिन हुटिंग जो है वो छात्र संघ की अपनी ताकत है, वो उसी के दम पर जश्न मनाएंगे। एबीवीपी फिलहाल 3 सीटों पर आ गया है, वहीं NSUI को वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर अभी बढ़त मिली हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे थे उनसे, उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस का एक आदत रही है ईवीएम का राग अलापने वाली, वो यहाँ भी हम देख सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी NSUI की अगर बात की जाए तो वही राग अलापा जा रहा है शायद। बिल्कुल मुकुल, देखिए जिस तरह से एबीवीपी ने पहले से ही तय कर रखा था कि इस बार उनको जीतना है। ये देखिए, ये जो शोर है ये अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा है कि जो मार्जिन है वो कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कह रहे हैं कि कम से कम 12 से 13 हजार की वोट जो है वो आर्यन मान की यहाँ पर तय होगी। काफी बड़ा नाम है आर्यन मान, उनके पिताजी का काफी नाम है और काफी राजनीति में वो सक्रिय भी है, जिस तरह का उनका प्रोफाइल। और जो उनकी कैंपेनिंग में देखिए, संजय दत्त जैसे लोग खुद आए थे वहां पर, मासूम शर्मा उतरे, नहीं तमाम दिग्गज उनके लिए यहाँ पर वोट मांग रहे थे। और ये जो शोर है ये दिखाता है मुकुल की जिस तरह की बढ़त 3 सीट पर मिल रही है, कमोबेश एक बड़ी खबर है इनके लिए और खुशी की खबर है। साथ ही साथ NSUI जो है वो 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए, लेकिन अभी जो है वो 7 से 8 बैलेट और खुलने बाकी हैं, तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी 3 बजे के आसपास कि चुनाव का जो माहौल है क्या रहता है। क्या 4 पे 4 पूरा क्लीन स्वीप करती है या 3:1 के रेशियो के साथ इस बार का जो डूसू चुनाव वो खत्म होता है। जी बिल्कुल, और खासतौर से मुकेश,
दूसरे चुनाव की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। पिछले अगर हम देखें एक दशक की बात की जाए, लगातार किस तरीके से भारतीय राजनीति की जब हम बात करते हैं कहीं ना कहीं सक्रियता दिखाई देती है। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से जेनजी को उकसाने का काम करते हैं, ये कहते हैं कि अब जो युवा हैं, स्टूडेंट हैं, उनको जिस तरीके से वो उकसाते हैं, और बीजेपी का सीधा आरोप कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। ऐसे में तमाम युवा जो हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो शायद मंशा कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे। बिल्कुल, वो मंशा जो है वो समझ रहे हैं। राहुल गांधी के ये जो बयान है, बेतुके बयान है जेंजी को लेकर के, नेपाल में देखा कि सरकार को हटाने के बजाय उन्होंने खुद का कितना नुकसान कर दिया, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यही उलझुल जो है वो बयान देते रहते हैं। और जैसा अभी पिछली बार के सचिव थे, इन्होंने बताया कि जब कुछ नहीं मिलता तो ईवीएम की गलती है, नहीं मिला तो जेंजी को लेकर के यहाँ पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया। लेकिन ये जो जीत है एबीवीपी, जिस तरह की आप छात्र संघ देखिए जब से शुरू हुआ है, किस तरह से कैंपेन करते हैं, किस तरह से वोटिंग करते हैं, किस तरह से के कैंडिडेट चुने जाते हैं, पूरा एक सिस्टम है और उस इकोसिस्टम के द्वारा कैंडिडेट जो है वो आते हैं। वहीं एनएसयूआई के कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके जो कैंडिडेट थे उनके चुनने में ही जो उनका प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था, जो इनकी हार का आज ये कारण बन रहा है कि यहाँ भी देखिए वो ट्रेल कर रहे हैं, कितने ज्यादा पीछे प्रेसिडेंट पोस्ट में 10,000 से। आप नीचे सेक्रेटरी देखिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी देखिए, हर पोस्ट पे उनका कैंडिडेट जो हार है वो इसीलिए हार रहा है कि ना तो कैंडिडेट का स्क्रूटनी ठीक तरह से होता है, ना तो उनके कैंडिडेट ठीक तरीके से चुने जाते हैं। अब एबीवीपी को लेकर के वो दंश करते हैं, लेकिन एबीवीपी ने ये साफ कर दिया, जो ये वोट का आंकड़ा है जो दिखा रहा है बढ़ता हुआ आंकड़ा, निश्चित तौर पर बड़ी जीत दर्ज करने की ओर एबीवीपी बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल, यानी एनएसयूआई जो है कहीं ना कहीं तैयारी कर चुकी है कि हार का ठीकरा कहां और कैसे फोड़ना है, फिर चाहे ईवीएम की बात की जाए या उम्मीदवारों के चयन की बात करें। बिल्कुल, एनएसयूआई के इस बयान से, बेतुके बयान से देखिए यहाँ पर खुद अभी कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, वो खुद कह रहे थे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिसको टिकट देनी थी उसको टिकट ही नहीं दी, ऐसे कैंडिडेट को उठा करके लाए। और कुछ लोग तो कहते सचिन पायलट सिर्फ एक एक कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आकर के कैंपेन कर रहे हैं, यानी अगर आपको करना था पूरे पैनल को सपोर्ट करिए, ना कि इंडिविजुअल कैंडिडेट को आप सपोर्ट करिए। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप सिर्फ एक एक कैंडिडेट पे फोकस्ड हैं, आप पैनल के लिए नहीं आए। और वहीं एबीवीपी ने अपने जो भी तमाम लीडर उतारे या जो भी उनके लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने पूरे पैनल पर जोर लगाया और आज उसका रिजल्ट यहां पर है कि उनका पैनल किस तरह से लीड बनाए हुए। वहीं एनएसयूआई अब अपने हार के बहाने को ढूंढने में लगी हुई है कि राहुल गांधी पे ठोके, ईवीएम पे ठोके या जेंजी पे डाले। जी बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद अगर हम कहेंगे जो स्थिति है और साफ होती हुई नजर आएगी, जो परिणाम है वो हमारे सामने होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में मनाया जाएगा। इस बार आयुर्वेद दिवस जन और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद वर्ष की थीम से मनाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि आयुर्वेद दिवस ने आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दी है। 2017 में जहां इसमें 24 देशों की भागीदारी थी, अब वो बढ़कर 150 देशों तक पहुंच चुकी है। आम जन की भागीदारी से पिछले 10 सालों के आयुर्वेद दिवस के आयोजन ने आयुर्वेद को एक वैश्विक पहचान दी है। वर्ष 2017 में इसमें केवल 24 देशों की भागीदारी थी और 2024 में यह आयोजन 1 से 50 देशों तक पहुंचकर वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। इस वर्ष से एक ऐतिहासिक कदम के रूप में भारत सरकार ने शरद ऋतु संधिकाल के साथ आयुर्वेद दिवस समारोह के आयोजन के लिए वार्षिक तिथि के रूप में 23 सितंबर को निर्धारित किया है। तो आयुर्वेद की बात की जाए, योग की बात की जाए, ना सिर्फ जन जन के लिए बल्कि पूरे पृथ्वी के लिए हम कह सकते हैं ये सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है, तमाम लोगों के लिए और विश्व कल्याण के लिए भी। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अबू धाबी में भव्य स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद एक्स पर उन्होंने लिखा कि मंदिर को आध्यात्मिक अनुग्रह और स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये भारत यूएई सांस्कृतिक साझेदारी का एक गौरवशाली प्रमाण है जो शांति और विरासत के साझा मूल्यों का उत्सव मनाता है। तो आप देख सकते हैं पीयूष गोयल जिन्होंने स्वामीनारायण मंदिर में वहां दर्शन किए और बताया कि किस तरीके से भारत और यूएई की जो प्रतिबद्धता है इन दोनों देशों की, अगर देखा जाए ना सिर्फ आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दौरान उन्होंने वहां पूजा अर्चना की
और आइए बात करते हैं डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों में चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और इन योजनाओं का लेखा जोखा आपके लिए हम लेकर आए हैं। इस कड़ी में आज हम बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज का हर वर्ग सशक्त हो रहा है और भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। संकल्प से सिद्धि तक का ये सफर कैसे साकार हो रहा है, आइए देखते हैं। समाज के हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सबसे अहम प्राथमिकताओं में से एक है। हर वर्ग, हर जात, हर मजहब को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षा देना सरकार ने अपना कर्तव्य माना है। गरीब से लेकर महिला, बुजुर्ग से लेकर दिव्यांग तक हर वर्ग के लिए योजनाएं बनी और उनको जमीनी स्तर पर लागू भी कराया गया। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं शुरू की हैं उसका लाभ गरीब तक पहुंचा है। शायद यही कारण है कि आज हमारी जो बहुआयामी गरीबी है वो अब बहुत तेजी से घटी है। केंद्र में सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण का संकल्प लिया। गरीबों के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लोगों को मुफ्त राशन दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए। जनधन खाते खोलकर गरीबों को सीधे बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा और बिचौलियों को दूर करके सीधे उनके खाते में तमाम योजनाओं और उनके हक का पैसा डाला है। यही नहीं, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब के इलाज की चिंता भी दूर कर दी है। गरीब के साथ ही महिला कल्याण और उसकी सामाजिक सुरक्षा का मोदी सरकार ने हमेशा ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद आधी आबादी को सशक्त करने के लिए ठोस कदम उठाया। महिलाओं को मुख्य धारा में लाकर उन्हें निर्णय लेने वाले पदों तक पहुंचाने का काम किया। मोदी सरकार ने जहां उज्ज्वला योजना से घर घर की महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई, तो वहीं मुद्रा लोन देकर उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया। खास बात यह है कि मुद्रा योजना में करीब 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मुस्लिम महिलाओं के हितों के कल्याण के लिए ट्रिपल तलाक कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया। हम लोग चूल्हा में खाना बनाते थे, अब उज्ज्वला योजना से हम लोग को गैस मिला, अब उसमें खाना बनाते हैं, अब बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि जिनको कोई नहीं पूछता उनकी वे पूजा करते हैं। इसी सोच के चलते बुजुर्गों और दिव्यांग जन के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए। आयुष्मान भारत योजना में 70 साल से अधिक बुजुर्गों को शामिल करके उनको इलाज की गारंटी दी, जिससे बुजुर्गों की बड़ी चिंता दूर हुई। बुजुर्गों के सामाजिक कल्याण का बड़ा बदलाव हुआ है 3 पेंशन योजनाओं से, जिनसे उनके जीवन की बड़ी चिंता दूर हो रही है। ये 3 योजनाएं अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। वहीं दिव्यांग जन के लिए एक्सेसिबल इंडिया अभियान और पेंशन और रोजगार योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे उनके जीवन में खुशहाली की बहार आई है। केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना होती है आयुष्मान योजना, इसके अंतर्गत हमने यहाँ पर पीबीएम में आके इनका इलाज करवाया और सारी सुविधाएं हमें फ्री मिली है। मोदी सरकार ने हर वर्ग को सुरक्षा की गारंटी दी है, चाहे गरीब हो या महिला, बुजुर्ग हो या दिव्यांग। मोदी सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और नारी वंदन जैसे ऐतिहासिक कदमों ने हर वर्ग तक सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता पहुंचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के चलते। यहाँ पर तमाम योजनाओं का जो क्रियान्वयन है बेहतर तरीके से हो पाया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी पर बनी फिल्म चलो जीते हैं की विशेष पुनः रिलीज यानी रिलीज बुधवार को प्रयागराज के पीवीआर सिनेमा घर में की गई। इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। ये फिल्म स्वामी विवेकानंद के दर्शन बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की एक बाल्यकालीन घटना से प्रेरित इस फिल्म की कहानी युवा नारू के इर्द गिर्द केंद्रित है। फिल्म चलो जीते हैं निस्वार्थ सेवा और त्याग का शाश्वत
संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावशाली रूप से पहुंचाने का माध्यम बन रही है, जिसे दोबारा रिलीज किया गया है। दर्शकों ने फिल्म को प्रेरणादायी बताते हुए फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि समाज को इस फिल्म से सीख मिलती है। दर्शकों ने कहा कि फिल्म निस्वार्थ सेवा और त्याग का संदेश देती है। इस फिल्म को सामाजिक बदलाव के एक माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। हम लोगों को यही सीख रहे हैं कि हर आदमी को जाति के बंधन से दूर होके सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। सभी लोगों के, हर जाति के लोगों का सम्मान करिए। जो भी जातियों में समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनिए, ताकि हमारा भारत समृद्ध हो, संगठित हो, जिससे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो। फिल्म के माध्यम से जो पुरानी प्रथा में जैसे जाति बंधन में हम लोगों को बांटा जाता था, तो उसमें एक फिल्म के माध्यम से संदेश देने का काम किया गया है कि अब हम लोग जाति में नहीं बटेंगे। इंसानियत के नाते फिल्म से हमको सीखें मिलती है कि सर्वप्रथम हम लोग इंसान हैं। जातियों में बंटने का काम अब नहीं हो सकता। एक हिंदुस्तानी बनके, इंसान बनके हम लोग सबको रहना चाहिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक समाचार पत्र में लेख लिखा, जिसमें मोदी सरकार के 1 दशक के कार्यों का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व की उन्होंने सराहना की। अश्विनी वैष्णव ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक को भारत का सबसे बड़ा समान अवसर देने वाला साधन बना दिया है। मुंबई का एक रेहड़ी पटरी वाला भी वहीं यूपीआई पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करता है और बड़ी कंपनी का अधिकारी भी। ये बदलाव प्रधानमंत्री के मूल सोच अंत्योदय को दर्शाता है, यानी कतार में खड़े सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना। हर डिजिटल पहल का मकसद है तकनीक को सबके लिए समान रूप से उपलब्ध कराना। गुजरात में शुरू हुए ये प्रयोग की भारत की डिजिटल क्रांति की नींव बने। 2014 में मोदी जी ने गुजरात का अनुभव और सीख दिल्ली तक पहुंचाया, लेकिन पैमाना कहीं बड़ा था। यूपीआई ने भारत के भुगतान करने का तरीका बदल दिया। सिंगापुर से लेकर फ्रांस तक कई देश यूपीआई से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वह कर दिखाया जो असंभव सा था। चंद्रयान 3 ने भारत को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनाया। गगनयान मिशन भारत का चौथा ऐसा देश बनाएगा जो अपनी स्वदेशी तकनीक से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। जब कोविड-19 आया तो पूरी दुनिया वैक्सीन बांटने की अफरा तफरी से जूझ रही थी। तब कोविन प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड समय में बनाया गया। प्रधानमंत्री की दृष्टि के तहत आज हमारी मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षमता हमें उन्नत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की ओर छलांग लगाने में मदद कर रही है। दुनिया के 20% से ज़्यादा चिप डिज़ाइनर यहीं हैं। पीएम गतिशक्ति पोर्टल GIS तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। इंडिया AI मिशन के तहत 38,000 से अधिक GPU उपलब्ध कराए गए हैं, वह भी वैश्विक लागत के 1/3 दाम पर। प्रधानमंत्री मोदी तकनीक को तो समझते ही हैं, लेकिन इंसानों को उससे भी बेहतर ढंग से समझते हैं। साथ ही अश्विनी वैष्णव ने लिखा कि मोदी जी ने तकनीक को शासन की भाषा बना दिया है। उन्होंने साबित किया है कि जब नेता तकनीक को इंसानियत के साथ अपनाते हैं तो पूरा देश भविष्य की ओर एक बड़ी छलांग लगाता हुआ नजर आता है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां चमोली जनपद के विकासखंड धंडानगर में बीते दिन बादल फटने के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अभी तक कुल 10 लापता लोगों में से 2 के शव बरामद किए गए हैं। बाकी लापता लोगों को मलबे से निकालने के लिए SDF, NDRF, सेना, IDBP की मदद ली जा रही है। शासन प्रशासन के द्वारा नंदानगर के मार्ग को सुचारू करने का लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास भी जारी है। शासन और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अलावा जनपद के सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में सबसे पहले आपदा प्रभावित लोगों को वापस पटरी पर लाना है। वहीं 10 घायलों को हेली के माध्यम से आपको बता दें रेफर किया गया है, जबकि 2 घायलों का स्थानीय स्तर पर इलाज चल रहा है। कुंतरी से बचाव टीम द्वारा कुंवर सिंह को सुरक्षित बचा लिया गया है। और बात कर लेते हैं खेल जगत से भी। आपको बता दें भारत आज एशिया कप के अपने अंतिम ग्रुप मैच में ओमान से भिड़ेगा। भारत पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। ऐसे में भारतीय टीम इस मैच में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहेगी। देखिए दुबई से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की रिपोर्ट। 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ हुए हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ओमान के खिलाफ मैच के साथ एशिया कप में अपने ग्रुप चरण का समापन करेगी। सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी भारतीय टीम इस मैच में उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला। वहीं बल्लेबाजी क्रम में भी प्रयोग की संभावना है। हालांकि मुख्य कोच गौतम गंभीर ज्यादा बड़े बदलाव करने के पक्ष में नहीं है।
लेकिन उम्मीद है कि रविवार को पाकिस्तान के साथ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले जसप्रीत बुमराह जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया जाए। T20 के आंकड़े मेरे बहुत अच्छे हैं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं उतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और बेटर हो सकता हूँ, क्योंकि सिचुएशंस पे बैट्समैन को रीड करना, कभी कभी आप मिस्टेक कर देते हैं इस फॉर्मेट में। जब आप हमेशा टॉप में होते हैं किसी भी टीम के और आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, वो आप नोटिस नहीं करते बट आपको फील होता है कि नहीं आपने गलती की है, तो उस पर मुझे काम करना है अभी भी। और मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग में और भी काम करने की ज़रूरत है। ओमान की टीम पहली बार भारत का सामना करेगी, जो उनके लिए एक मुश्किल चुनौती है। अब तक ओमान ने 2 मैचों में 67 और 130 रन का स्कोर बनाया है। उनका कोई भी बल्लेबाज 30 रन के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाया। भारत के मजबूत आक्रमण का सामना करना उनके अनुभवहीन बल्लेबाजों के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होगा। हालांकि विश्व चैंपियन टीम के साथ खेलना उनके लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। फॉर्मेट्स और भी हैं और इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके हाथ से बॉल कैसा चल रहा है, आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं उससे, वो सिर्फ आप अपनी बेस्ट जज हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। प्रतियोगिता में भारत का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। भारतीय टीम को 8 दिनों में 4 मैच खेलने हैं और अगर वे फाइनल में पहुंचते हैं तो उन्हें 10 दिन में 5 मैच खेलने हैं। थकान से बचने के लिए टीम ने अबू धाबी में प्रशिक्षण के बजाय दुबई में अभ्यास करना पसंद किया। टीम मैच के लिए उसी दिन पहुंचेगी और रात में लौट आएगी और फिर पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले सुपर 4 के पहले मैच से पहले शनिवार को आराम करेगी। ऑन पेपर टीम इंडिया बेहतर है। भारतीय टीम की कोशिश ओमान को बड़े अंतर से हराने की होगी, साथ ही सुपर 4 स्टेज से पहले बल्लेबाजों को पर्याप्त गेम टाइम देने के भी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, दुबई। एशिया कप में ओमान के खिलाफ अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले की पूर्व संध्या पर टीम इंडिया ने दुबई में नेट्स पर अभ्यास किया। भारतीय टीम सुपर 4 के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है और रविवार को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मैच से पहले ओमान के खिलाफ ये मैच भारतीय टीम के लिए अपनी योजनाओं को परखने का सुनहरा अवसर है। वहीं ओमान के लिए बड़ा मैच होगा, उसके खिलाड़ी इसमें अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब होंगे। आइए देख लेते हैं एक और रिपोर्ट अभिषेक महाजन की। आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला भारतीय टीम ओमान के खिलाफ खेलेगी शुक्रवार को और कुलदीप यादव प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी टीम छोटी नहीं होती है, हमारे अंदर कंप्लेसेंसी नहीं है, यानी किसी भी टीम को भारतीय टीम लाइटली नहीं लेगी। आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है भारतीय टीम का, ये ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन है। कई खिलाड़ी नहीं आए हैं। हार्दिक पांड्या की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह प्रैक्टिस के लिए, संजू सैमसन भी प्रैक्टिस के लिए आज नहीं आए हैं। क्या ये एक इंडिकेशन है, क्या टीम इंडिया प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस करेगी? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को भारतीय टीम ग्रुप स्टेज से पहले गेम टाइम देना चाहती है। हम हो सकता है कि रीजिक भी दिखे बैटिंग ऑर्डर में ओमान के खिलाफ मुकाबले में, और हो सकता है कि रिंकू सिंह को भी यहाँ पे मौका मिले। जसप्रीत बुमराह को हो सकता है यहाँ पर रेस्ट मिले ओमान के खिलाफ, क्योंकि बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान के खिलाफ जिसमें ज़्यादा गैप नहीं है, सिर्फ 2 दिन का गैप है। 21 तारीख को रविवार को भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ सुपर 4 स्टेज का मुकाबला खेलेगी। लेकिन हाँ, 2-3 चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, होलसेल चेंजेस नहीं करते हैं वो टीम में। लेकिन हाँ, ओमान के लिए भी ये एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। ये पहला मुकाबला होगा जब वो भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलेंगे और बड़ा मौका है उनके लिए और एक हिस्टोरिक मोमेंट है ओमान के लिए भी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, दुबई। तो देखना होगा मैच में कि किस तरह का बदलाव नजर आता है, या वही टीम इंडिया एक बार फिर से लगातार जीत के अजय रथ पर सवार होती हुई हमें दिखेगी। फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।